हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ड्रीम ऑफ भारत की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पुनः उपस्थित हैं और क्लास को कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग बात करेंगे आधुनिक भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है निम्न जातीय आंदोलन। आधुनिक भारत का टॉपिक है निम्न जातीय आंदोलन। इस पर हम पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे और साथ ही साथ इसके अलावा हम आज सत्य शोधक समाज की बात करेंगे तथा सत्य शोधक समाज के फाउंडर महात्मा ज्योतिबा फूले के बारे में भी हम बात करेंगे। तो इस टॉपिक पे आज पूरा डिटेल से कवर करेंगे हम लोग और यह टॉपिक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बात करते हैं हम निम्न जातीय आंदोलन। अगर हम निम्न जातीय आंदोलन की समीक्षा करें तो उसकी कुछ विशेषताएं हमें स्पष्टतया समझ में आने लगती हैं। निम्न जातीय आंदोलन की आज हम समीक्षा करें तो कुछ उसकी विशेषताएं हमको स्पष्टतया समझ में आने लगती हैं। यह आंदोलन निम्न जातियों अथवा उपजातियों के द्वारा चलाया गया था यह आंदोलन। और यह आंदोलन इसलिए चलाया गया था क्योंकि यह जो जातियाँ और उपजातियाँ थी, पर्टिकुलर यह किसी स्पेशली क्षेत्र अथवा क्षेत्र के साथ साथ यह विशेष क्षेत्र जातिगत तथा रहन सहन के आधार पर विभाजित होने के बावजूद भी ये एक थे। विभाजित होने के बावजूद भी यह कहीं न कहीं एक सूत्र में बंधे हुए थे और इनके मन में असंतोष का कारण ये था कि उच्च वर्ग के द्वारा इनका शोषण, धार्मिक, राजनैतिक तथा आर्थिक तरीके से इनका शोषण किया जाना ही इनके आंदोलन का मुख्य कारण था, या इनके आंदोलन का मुख्य कारण था, जो कहीं न कहीं यह उच्च वर्गों के विशेषाधिकार पर प्रहार करके अपने लिए विशेष अधिकारों की मांग करना चाहते थे। इस आधार पर इन्होंने यह आंदोलन किया। और यदि देखेंगे तो यह आंदोलन मुख्यतः दक्षिण भारत और महाराष्ट्र में यह आंदोलन काफ़ी सक्रिय रहा। हालांकि उत्तर भारत की अपेक्षा अगर हम देखेंगे तो दक्षिण भारत में उच्च वर्गों के द्वारा निम्न जातियों का बड़े पैमाने पर शोषण किया गया। हालांकि यह आंदोलन मध्य भारत में या दक्षिण भारत में बहुत पहले ही शुरू हो गया था। इसका कारण है कि दक्षिण भारत में कई ऐसे संत और महात्मा का उदय हुआ जिन्होंने जातिगत भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया, जिस आधार पे ये लोग बहुत पहले ही अपने अधिकारों को लेकर के जागृत हो गए थे और अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे। और अगर हम आधुनिक भारत में अंग्रेज़ों की समीक्षा करें तो अंग्रेज़ों ने भी जो है भारत की निम्न जातियों तथा संप्रदाय के आधार पर भी भारतीयों को विभाजित करने का प्रयास किया। यहाँ तक कि अंग्रेज़ों ने आर्य तथा द्रविड़ के आधार पर भी भारतीयों को विभाजित करने का प्रयास किया। इस तरीके से यह कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो कहीं न कहीं हमें निम्न जातीय आंदोलन की समीक्षा करने के बाद यह पता चला। तो आइए हम देखते हैं अब सत्य शोधक समाज और महात्मा ज्योतिबा फूले के बारे में हम लोग अब बात करेंगे। सामान्य परिचय, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, सामान्य परिचय, व्यक्तिगत जीवन पर प्रभाव और सामाजिक क्षेत्र में योगदान इनका क्या रहा तथा प्रमुख पुस्तकें। अगर हम महात्मा ज्योतिबा फूले के सामान्य परिचय की बात करेंगे तो महात्मा ज्योतिबा फूले 1827 ईस्वी में पुणे में इनका जन्म हुआ था। 1827 ईस्वी में पुणे में ज्योतिबा फूले का जन्म हुआ था। और इनके पूर्वज जो थे वह शताब्दियों पहले सतारा से पुणे में आकर के बस गए थे। हालांकि महात्मा ज्योतिबा फूले के जन्म के कुछ ही दिनों बाद इनकी माता का देहांत हो गया था, तो इनका पालन पोषण जो किया एक दासी के द्वारा किया गया था। और इनके पूर्वज वो कहीं न कहीं जो है पुणे में फूलों के माला यानी कि माली का कार्य करते थे, जिसके आधार पर इन्हें फूले कहा गया। और 1827 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और बचपन से ही यह प्रतिभा के धनी थे। और प्रतिभा के धनी होने के साथ साथ इन्होंने, हालांकि प्रारंभिक इनकी शिक्षा जो हुई थी वह मराठी भाषा में हुई थी, लेकिन कतिपय कारणों से इनकी शिक्षा छूट जाने की वजह से 21 वर्ष की अवस्था में इन्होंने कक्षा 7वीं पास की और वो भी अंग्रेजी में इन्होंने 21 वर्ष की अवस्था में 7वीं कक्षा उत्तीर्ण की। और 1840 ईस्वी में इनका विवाह हुआ।
सावित्री फूले के द्वारा। सावित्री फूले के साथ इनका विवाह हुआ और सावित्रीबाई फूले को भारत की प्रथम शिक्षिका कहा जाता है। भारत की प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फूले को कहा जाता है और इन्होंने समाज सुधार के क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया। समाज सुधार के क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया। यदि हम इनके व्यक्तिगत जीवन पर प्रभाव की बात करेंगे, व्यक्तिगत जीवन पर प्रभाव की बात करेंगे तो महात्मा ज्योतिबा फूले सबसे ज़्यादा जो प्रभावित थे वह शिवाजी महाराज से प्रभावित थे। इसके अलावा वासुदेव बलवंत फड़के, शिवाजी महाराज, वासुदेव बलवंत फड़के। इसके बाद जॉर्ज वाशिंगटन के अलावा सर टॉमस पेन की एक पुस्तक थी राइट्स ऑफ मैन। सर टॉमस पेन की एक पुस्तक थी राइट्स ऑफ मैन। शिवाजी महाराज, जॉर्ज वाशिंगटन, वासुदेव बलवंत फड़के और टॉमस पेन, सर टॉमस पेन की एक पुस्तक थी राइट्स ऑफ मैन। इनके व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव जो है महात्मा फूले पर इनका प्रभाव पड़ा। और सामाजिक क्षेत्र में योगदान की बात करेंगे तो इन्होंने समाज के उत्थान के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया। और इन्होंने अगर बात करेंगे सामाजिक की, इन्होंने पिछड़ी जात में जागृत तथा आत्मविश्वास लाने के लिए पिछड़ी जात में जागृत तथा आत्मविश्वास लाने का प्रयत्न किया। आत्मविश्वास लाने का प्रयत्न किया। इन्होंने पिछड़ी जात के जागृत में या पिछड़ी जात के उत्थान के लिए इन्होंने हर संभव प्रयास किया तथा उसमें आत्मविश्वास लाने का, उनके अंदर कॉन्फिडेंस लाने का इन्होंने प्रयास किया। इसके अलावा इन्होंने स्त्रियों तथा निम्न जात के लोगों को शिक्षित बनाने का प्रयास किया। इसके अलावा इन्होंने स्त्रियों तथा निम्न जात के लोगों को शिक्षित बनाने का प्रयास किया। इसके अलावा इन्होंने स्त्रियों तथा निम्न जात के लोगों को शिक्षित बनाने का प्रयास किया। इसी वजह से इन्होंने 1851 ईस्वी में पुणे में एक बालिका विद्यालय की स्थापना की। 1851 ईस्वी में पुणे में एक बालिका विद्यालय की स्थापना की। और साथ ही साथ इन्होंने बालिकाओं को शिक्षित करने का प्रयास किया। हालांकि प्रारंभ में कन्या विद्यालय होने की वजह से इन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन कोई महिला शिक्षक न मिलने की वजह से इन्होंने अपनी पत्नी सावित्री फूले को स्वयं जो है इन्होंने प्रशिक्षित किया। इन्होंने जो है उन्हें पढ़ा करके उन्हें एक शिक्षिका के रूप में ट्रेंड किया। और जिस वजह से आगे चल करके उन्होंने इस कार्य को स्वयं अंजाम दिया और इस आधार पर उन्हें भारत की प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में जाना जाता है। और प्रारंभ से ही यह समाज में व्याप्त जो कर्मकांडिता थी, पुरोहितवाद, आडंबरवाद, इन सभी व्यवस्थाओं के खिलाफ थे। इन सभी व्यवस्थाओं पर इनका करारा प्रहार था, जिस वजह से यहाँ तक कि इन्होंने जो विवाह संस्कार होते हैं, हिंदुओं में जो विवाह संस्कार होते हैं, यानी कि अब इन्होंने बिना ब्राह्मणों के ही इन्होंने विवाह जो है स्वयं करवाना प्रारंभ कर दिया। इसके अलावा यहाँ तक कि
जो इनके विरोधी थे, एक तरीके से इनके शत्रु के रूप में थे, उन्होंने अथक प्रयास किया इनको जो है इन पर प्रभाव डालने का, लेकिन जब सफल नहीं हुए तो इनके पिता को भड़का करके जो है इन दोनों को घर से निकाल दिया। लेकिन हालांकि कुछ समय तक इनका कार्य जरूर प्रभावित रहा, लेकिन महात्मा ज्योतिबा फूले रुके नहीं और निम्न जातियों तथा निम्न वर्गों के उत्थान के लिए इन्होंने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना इन्होंने कब की? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में पुणे यानी बम्बई में की। 1873 ईस्वी में बम्बई में इन्होंने, महात्मा ज्योतिबा फूले ने 1873 ईस्वी में बम्बई में सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसका मेन उद्देश्य था निम्न वर्ग के उत्थान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, यानी कि जो किसी कारणवश सामाजिक आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए वर्ग थे उनके उत्थान के लिए इन्होंने इस संगठन की स्थापना की, सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिस वजह से इनके कार्यों के लिए आगे चल कर के इन्हें महात्मा ज्योतिबा फूले कहा जाने लगा। 1872 ईस्वी में इन्होंने उच्च वर्गों पर प्रहार करने के लिए इन्होंने 1872 ईस्वी में गुलामगिरी नामक अपनी एक पुस्तक लिखी। यह पुस्तक काफ़ी प्रसिद्ध है, कई बार पूछा गया है। गुलामगिरी प्रमुख पुस्तकों में देखेंगे तो गुलामगिरी, सार्वजनिक सत्य धर्म, गुलामगिरी इनकी पुस्तक है। और इन्होंने यह पुस्तक कब लिखा था? तो इन्होंने 1872 ईस्वी में सार्वजनिक सत्य धर्म इनकी अगली पुस्तक थी, सार्वजनिक सत्य धर्म और धर्म तृतीय रत्न, सार्वजनिक सत्य धर्म और धर्म तृतीय रत्न, इशारा और शिवाजी की जीवनी, धर्म। गुलामगिरी इन्होंने कब लिखा था? तो गुलामगिरी इन्होंने 1872 ईस्वी में लिखा था। और सार्वजनिक सत्य धर्म इनकी अगली पुस्तक थी। धर्म तृतीय रत्न इनकी दूसरी पुस्तक थी। इशारा इनकी अगली पुस्तक थी और शिवाजी की जीवनी। ये महात्मा की यानी कि ज्योतिबा राव गोविंदराव फूले की जो थी यह कुछ प्रमुख पुस्तकें की। 1876 ईस्वी में पुणे से नगर पालिका के सदस्य चुने गए। 1876 ईस्वी में पुणे से नगर पालिका के सदस्य चुने गए। 1876 ईस्वी में पुणे से नगर पालिका के सदस्य चुने गए और इनके कार्यों के आधार पर इन्हें महात्मा कहा जाने लगा। लोग इन्हें महात्मा कहने लगे। महात्मा ज्योतिबा राव गोविंदराव फूले, इनके पिता का नाम था गोविंदराव फूले। ज्योतिबा फूले के पिता का नाम क्या था? गोविंदराव फूले था। और 1888 ईस्वी में इस महान पुरुष का निधन हो गया। 1888 ईस्वी में इस महान पुरुष का निधन हो गया। अगर हम इनका मूल्यांकन करेंगे तो ज्योतिबा फूले एक महान समाज सुधारक, एक राजनैतिक चिंतक, एक व्यक्तिगत, एक उत्कृष्ट चरित्र, महान समाज सुधारक, महान राजनीतिज्ञ तथा बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। और आगे चल करके इनकी मृत्यु के बाद भी आंदोलन जारी रहा और इस आंदोलन को सर्वाधिक लोकप्रियता जो मिली वह दीन मित्र नामक एक नाटक था। दीन मित्र नाटक के माध्यम से गांव-गांव में एक तरीके से नाटक दिखाया जाता था। इस वजह से जो है इसको सत्यशोधक समाज को बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। और आगे चल करके 1920 से
30 के मध्य 1920 से 30 के मध्य केशवराय जेठे 1920 से 30 के मध्य केशवराय जेठे तथा दिनकर राव 1920 से 30 के मध्य केशवराय जेठे तथा 1920 से 30 के मध्य 1920 से 30 के मध्य केशवराव जेठे तथा दिनकर राव केशवराव जेठे तथा दिनकर राव केशवराय जेठे तथा दिनकर राव के द्वारा 1920-30 ईस्वी में इन्होंने इस आंदोलन को नेतृत्व किया। इन्होंने आंदोलन को नेतृत्व किया और इसके अलावा शंकर राव जाधव ज्योतिबा फूले की शिक्षाओं से इतना ज़्यादा प्रभावित हुए कि इन्होंने बहुजन समाज की स्थापना की। शंकर राव जाधव के द्वारा बहुजन समाज की स्थापना की गई, जबकि केशवराव जेठे और दिनकर राव के द्वारा 1920 से 30 के मध्य केशवराव जेठे और दिनकर राव के द्वारा जो है इनके विचारों को आगे बढ़ाया गया या इस आंदोलन को आगे बढ़ाया गया। ठीक है, तो 1888 ईस्वी में महात्मा ज्योतिबा फूले का निधन हो गया था। ठीक है, इस तरीके से ये टॉपिक हमने पूरा डिटेल से कवर किया। तो इसी के साथ फिर मिलेंगे एक बेहतर क्लास के साथ, तब तक मैं इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।